बता दें कि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार पेश करेगी। 40 संशोधन के जरिए इस बिल में बड़े बदलाव भी देख सकते हैं। इससे पहले बिल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष बिल के विरोध में मोर्चा खोल चुका है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ओवैसी सब विरोध में उतर आए हैं। वहीं सरकार की तरफ से यह दावा है कि इस बिल से वक्फ की मनमानी रुकेगी और कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। सुजाता हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। सुजाता, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आज वो बिल पेश किया जाएगा जिसको लेकर पिछले एक हफ्ते से लगातार हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि पहले 5 अगस्त को इसके पेश होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 12 बजे का समय आज दिया गया है और इसे लेकर काफ़ी समय से राजनीति चल रही है। दरअसल फिर एक बार मामला जो है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मामले में आमने सामने आ गए। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि क्योंकि ये जो पूरा तरीका है 2013 में खासतौर पर जो जिस तरह से अमेंडमेंट हुए वो बहुत ही अन्यायकारी है और जो गरीब मुस्लिम हैं वो खुद इसके विरोधी थे और उन्होंने इस तरह की चाहत की थी, इस तरह की शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार को ये करना पड़ रहा है। 40 से ज़्यादा संशोधन लाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य बातें ये हैं कि बोर्ड का जो गठन होता है उसमें कुछ नए तरीके जोड़े जाए, उसमें महिलाओं को शामिल किया जाए, गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाए, प्रॉपर्टी का सर्वे करने का अधिकार जो है वो स्थानीय अधिकारियों को दिया जाए। कोई डिस्प्यूट अगर होता है तो आप अदालत की शरण में जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर वक्फ के पास इस तरह की असीमित शक्तियां हैं, वो जिसे चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर देता है और फिर वो जो व्यक्ति है उसे ये साबित करना पड़ता है कि नहीं वो उसकी प्रॉपर्टी है। आप सोचिए कि जो गरीब मुसलमान है वो कहां से वो इस तरह की जंग लड़ेंगे और कैसे वो खुद को मुसलमान है, महिलाएं हैं, एक बड़ा तबका है मुसलमानों में ही जो ये चाहता है कि इसमें तब्दीलियां की जाएं, चेंजेस किए जाएं, क्योंकि इतना पावरफुल वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम देशों का भी नहीं है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। ये जो सारे चेंजेस जो आम लोग चाहते हैं, कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो ऊंची पोजीशन पर बैठे वो नहीं चाहते कि ये चेंजेस हो। सुजाता, बिल्कुल वो क्यों चाहेंगे, यही सवाल है, क्योंकि उनके पास असीमित शक्तियां हैं और जिसके पास भी असीमित शक्तियां आ जाती हैं वो कभी नहीं चाहता कि उसमें किसी तरह का कोई संशोधन हो, कोई उसकी ऑडिटिंग करे। और यही कोशिश हो रही है, क्योंकि इस तरह से असीमित शक्तियां किसी तरह से नेचुरल जस्टिस नहीं है। अगर किसी के साथ भी कोई अन्याय होता है तो उसके पास ये मौका होना चाहिए कि वो कहीं जा सकता है जहां से उसको कोई कानूनी मदद मिल पाए। यहाँ पर कानूनी मदद का जो प्रावधान है वही नहीं है, आप कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जिस तरह से संरचना की गई है उसमें भी बदलाव करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। उसके बिल्कुल सुजाता, और देखना होगा क्या होगा। आपके पास वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संजय जायसवाल का बयान सामने आया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय में कई शिकायतें आ रही थी, ये संजय जायसवाल कह रहे हैं। यूपीए सरकार जाते जाते ये कानून दे गई। आइए सुनते हैं। संजय जी, आज वक्फ बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन विपक्ष ने अभी से ही इसके विरोध में जो एडजर्नमेंट मोशन है वो दे दिया है। आप लोग को क्यों जरूरत पड़ी कि इस बिल को लाना चाहिए? क्या अल्पसंख्यक मंत्रालय में लगातार शिकायतें आ रही थी कि उनके साथ नाइंसाफी होती है और वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इस देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि अगर उसे किसी संस्था अथवा सरकार से न्याय नहीं मिलता तो वह हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह एक विचित्र कानून जाते जाते यूपीए की सरकार ने कह दिया था कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कोर्ट पे नहीं जा सकते हैं, आपको पुनः वक्फ में जाना। मतलब मैं जो फैसले दे रहा हूँ, मेरे खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो मेरे ही पास आना। इस तरह का कानून इस देश में इतने दिनों से चल रहा है, बहुत ही अफसोसजनक है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कांग्रेस सच्चर कमेटी की बात करती थी, जिस कांग्रेस के जेपीसी के नेतृत्व के रहमान खान ने किया था, आज जेपीसी के रिकमेंडेशन लागू हो रहा है तो उसमें क्या तकलीफ है? संजय जायसवाल जी, आखिरी सवाल, कह रहे हैं जो अमेंडमेंट है उनमें से एक अमेंडमेंट ये भी है कि नॉन मुस्लिम भी रहेंगे इस वक्फ बोर्ड में अब, लेकिन सपा और कांग्रेस ये कह रही है कि माइनॉरिटी से भेदभाव कर रही है, कम्युनल कर रही है चुनाव से पहले भाजपा। पहले तो कांग्रेस को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि कर्नाटक में हिंदुओं के मंदिर के कमेटी में मुसलमानों को रखने से उनको क्या दिक्कत है भाई? फिर अपने लिए तो नियम पालन करें, कर्नाटक में तो वो नहीं करते। दूसरी बात है, ये बिल इंट्रोडक्शन हो रहा है, यह कानून नहीं है, बिल इंट्रोडक्शन हो रहा है। सभी से चर्चा होगी, सभी के चर्चा होने के बाद जो अमेंडमेंट आएंगे सरकार वो भी हो जाएगा, इसी सेशन में पास हो जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी में जाने की संभावना है। आज वह बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, माननीय
मंत्री श्री किरण रिजिजू जी क्या फैसला लेते हैं और सबों की बात सुन के जो भी निर्णय वह करेंगे, जो निर्णय सरकार करेगी हम सब उसके साथ हैं। सरकार उसको रिव्यू भी कर सकती है। अभी हम लोग इसको समझ रहे हैं, पार्टी की लाइन जो होगी वो हम लोग रख लेंगे। देखिए, कानून में यदि कोई खामियां हैं तो उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन कानून में कोई इस तरीके का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए जो किसी वर्ग विशेष, किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि मेरे साथ जो है दुर्भावना से ग्रसित होकर के काम हो रहा है। तो अभी देखेंगे कि बिल में क्या उन्होंने परिवर्तन किया है, और जब वो देखा जाएगा तो उस पर हम लोग भी अपनी आवाज़ को उठाएंगे। सर, कुछ पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सरकार जो है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और इसीलिए वक्फ बोर्ड के बहाने एक कम्युनिटी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो आपसे कह दिया ना कि दुर्भावना से ग्रसित होकर के यदि कोई सरकार काम करेगी तो उसका समर्थन कोई नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई ऐसी खामियां हैं जिसमें जनहित प्रभावित हो रहा तो अगर अमेंडमेंट लाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वक्फ संशोधन बिल आज पेश किया जाना 1 बजे करीब, और उसको लेकर अभी से ही विपक्ष के तीखे बोल सामने आने लगे हैं। मीसा भारती ये कह रही है कि पूरा इंडी गठबंधन इसका विरोध करेगा। सुनिए। देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम लोग इसका अपोज करेंगे, इसको अपोज करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये बहुत अहम मुद्दा नहीं है ये देश के लिए। जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है वो है बेरोजगारी, वो है महंगाई। उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, और ये इस बिल लेके आई है तो बिल को और हम लोग देखेंगे अंदर उसके अंदर क्या क्या है, लेकिन हमारा दल इसका विरोध करेगा। लेकिन मीसा जी, सरकार कह रही है कि गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को और सशक्तिकरण होगा उनका इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से। जो अब तक नहीं मिल पा रहा था गरीब मुसलमानों को, वो मिलेगा इस बिल से। देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, अभी आपको मैंने बताया कि हम लोग उसके अंदर में क्या है उस पर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग उसका विरोध करेंगे। विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि जो और ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो है बेरोजगारी और महंगाई। उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। पुनीत श्रीवास्तव मेरा, और शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। गायत्री और शिखा भी इस बुलेटिन में आपको अहम जानकारियां देंगी, लेकिन खबर आ रही है बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, सांस लेने में उन्हें दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रीदिंग इश्यूज फेस कर रहे थे। सीएम रह चुके हैं 2000 से 2011 तक बंगाल की कमान उन्होंने संभाली। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। तो आपको बता दें, बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका निधन हो गया है। 1 मार्च 1944 को उत्तरी कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके बेटे ने इस बात की जानकारी दी। उनके आवास पर ही उनका इलाज भी चल रहा था। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बंगाली साहित्य की पढ़ाई भी उन्होंने की थी। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के राज्य सचिव भी वो बने। 1977 में कोसीपोर से पहला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने जीता था। एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। 2000 से लेकर 2011 तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनका आज निधन हो गया। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य, सांस की तकलीफ उन्हें, और पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा था सांस की तकलीफ के चलते, और एक बार फिर वही दिक्कत जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और आज सुबह 8:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 24 साल तक वो जादवपुर सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, और 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। यानी तकरीबन 11 साल उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला पश्चिम बंगाल का। 1 मार्च 1944 को उत्तरी कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बंगाली साहित्य की उन्होंने पढ़ाई की। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के राज्य सचिव भी वो बने, लेकिन अब वो नहीं रहे।
और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता सीधे जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। सुजाता, 2000 से 2011 तक उन्होंने बंगाल की कमान संभाली थी और कई बेहतरी के लिए बंगाल के लिए फैसले भी लिए थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, बीच बीच में सांस की दिक्कत आती थी और आज 8:20 में बताया जा रहा है निधन हो गया है। बिल्कुल, देखिए, जो आधुनिक भारत की वामपंथी राजनीति है उसके महत्वपूर्ण पिलर्स में से एक रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। हालांकि लंबे समय से वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे क्योंकि उम्र संबंधित कई परेशानियां उन्हें थी, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से वामपंथ को मजबूत किया गया, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उनका जो कामकाज का तरीका था, वामपंथी होने के बावजूद जिस तरह के सुधारवादी कदम उन्होंने उठाए, इसके लिए लगातार उन्हें याद किया जाता है। और बुद्धदेव भट्टाचार्य से लड़ कर ही ममता बनर्जी वो बनी आज जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। और सबको जब हम जिक्र करते हैं तो सिंगूर की याद आती है कि किस तरह से सिंगूर के लिए योजनाएं जो बनाई थी बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, और उसके बाद किस तरह से ममता बनर्जी ने आंदोलन किया और उसके बाद क्या हुआ। लेकिन आज के समय में एक महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा नुकसान, वैचारिक रूप से एक बड़ा नुकसान हुआ है सीपीआईएम को बुद्धदेव भट्टाचार्य के जाने से। उससे पहले ज्योति बसु और जिस तरह से 34 साल तक पश्चिम बंगाल में वामपंथ का राज रहा, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका बुद्धदेव भट्टाचार्य की भी रही है। और अब फिलहाल आज ये जानकारी सामने आ रही है। और क्योंकि वैचारिक रूप से ही सही वो उनका मौजूद होना भी एक बड़ा संबल था। बिल्कुल सुजाता, एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। जिस तरीके से सीपीएम अपना जनाधार खो रही है, लगातार जनाधार खोती हुई सीपीएम के लिए ये कितना बड़ा झटका है? बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि राजनीतिक रूप से भले ही वो सक्रिय नहीं थे, लेकिन किसी वरिष्ठ नेता का ऐसा होना जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, जो एक तरह से धुरी रहा हो, पिलर रहा हो, उनका जाना जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है। और अब पहले से ही काफ़ी एक तरह से कहीं तो कॉर्नर हो चुकी है वामपंथ की राजनीति, कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गई है। एक राज्य इनफैक्ट ये कहें कि कुछ जगह पर सिमट कर रह गई है, तो इसमें भी कुछ गलती नहीं होगी। और ऐसे में जाहिर तौर पर, और दूसरा ये भी है कि जो नई पीढ़ी के